हेलो एवरीवन, मैं अरुण सिंह आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल IDK कुछ कैंपस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में आपको बताया गया कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इसकी शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य के पतन से। मुगल साम्राज्य का जो पतन होता है, यहीं से स्टार्टिंग होती है किसके, आधुनिक काल के इतिहास की। तो कल आपको पढ़ाया गया कि किस प्रकार से जो है मुगल शासन का जो पतन हुआ था भारत में, वो किस प्रकार से हुआ था, क्या क्या इसके प्रमुख कारण थे। उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखेंगे कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसी के बाद से जो मुगल शासक आते हैं, उनको हम पढ़ते हैं उत्तर मुगलकालीन शासक के रूप में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 135 वर्षों तक जो शासन होता है, उसमें हम इन्हीं 8 प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहादुर शाह सबसे पहले जो है, आपने देखा कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्योंकि उत्तराधिकार को लेकर के औरंगजेब के पुत्रों में आपस में युद्ध शुरू हो जाता है। इसके बारे में भी पिछली क्लास में आपको बताया गया था। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि औरंगजेब के 4 पुत्र थे। तो उन चारों पुत्रों में युद्ध को लेकर के आपस में क्या होता है, राजगद्दी को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के आपस में युद्ध होता है। और उस युद्ध में जो विजय प्राप्त होती है, वो बहादुर शाह को मुअज्जम के नाम से आपको पढ़ाया गया था। मोहम्मद मुअज्जम। 3 बेटों में युद्ध हुआ था। मुअज्जम में मोहम्मद मुअज्जम, दूसरा मोहम्मद कामबख्श, और तीसरा आपका कौन था, मोहम्मद आजम या मोहम्मद आजम शाह, जिसमें आपको 2 बैटल पढ़ाए गए थे। एक 1707 में, दूसरा 1709 में। 1707 का जो आपका युद्ध हुआ था, उसको जजाऊ का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? जजाऊ युद्ध, बैटल ऑफ जजाऊ, जो कि 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। और दूसरा जो था आपका, वो 1709 ईस्वी में बीजापुर का युद्ध, इसी को जो है हैदराबाद का युद्ध कहा जाता है। आपने देखा कि जजाऊ के युद्ध में मोहम्मद मुअज्जम ने अपने पहले भाई जो थे, इनके क्या नाम था उनका, मोहम्मद आजम शाह, उनको पराजित करता है किसके युद्ध में? जजाऊ के युद्ध में। जजाऊ है कहाँ? ये जजाऊ को ही जादू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हालांकि इस सब के बारे में आपको पढ़ा दिया गया पिछली क्लास में। फिर से जो है 2 मिनट के अंदर आपका रिवीजन कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो जजाऊ का युद्ध हुआ था, जिसको जादू के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद मुअज्जम को विजय प्राप्त हुई, और जो इसका भाई था मोहम्मद आजम शाह, वो पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में दूसरा जो बैटल लड़ा गया था 1709 ईस्वी में, बीजापुर का युद्ध। ठीक है, तो बीजापुर का जो युद्ध लड़ा गया था, वो मोहम्मद मुअज्जम और इनके जो भाई थे कामबख्श, उनके बीच में लड़ा गया था। और कामबख्श उसमें पराजित होता है, मारा जाता है। और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का जो शासक बनता है, वो कौन बनता है? मुअज्जम बनता है। मुअज्जम को ही बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या इन्हीं को शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इन सब चीजों में बहादुर शाह को मुगल शासक बनाने के लिए इसका सहयोग राजपूत भी करते हैं, जाट भी करते हैं, और सिख भी जो है इसका समर्थन करते हैं। इस वजह से देखेंगे कि बहादुर शाह जब शासक बनता है, लगभग 65 वर्ष की उम्र में शासक बनता है, तो ये जो है राजपूतों के साथ और सिखों के साथ अपना मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे 1712 ईस्वी में एक अभियान जारी करता है ये बहादुर शाह सिखों के विरुद्ध। होता क्या है कि पंजाब में जब जो आपका सिख धर्म है, इसके जो 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, उनकी जब मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के पश्चात एक सिख नेता बंदा बहादुर, जो अपने आप को 11वां गुरु बताता है या घोषित करता है, तो 11वां अपने आप को जो है सिख धर्म का 11वां गुरु घोषित करता है। और परिणाम स्वरूप होता क्या है कि वो पंजाब में जो रहने वाले मुसलमान होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देता है। तो जिससे विवश होकर के बहादुर शाह जो है वो सिखों के विरुद्ध अभियान छेड़ता है, और इसी अभियान में 1712 ईस्वी के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आपको पढ़ाया गया बहादुर शाह की मृत्यु के बाद
उसके जो 3 बेटे थे उसमें भी 4 बेटे थे, उनमें भी आप देखेंगे कि जो है उत्तराधिकारी को लेकर के, राजगद्दी को लेकर के क्या होता है, आपस में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जहां बहादुर शाह के 4 बेटे थे, कौन कौन से? जहांदर शाह, दूसरे कौन थे? अजीमुस्सान, तीसरे रफीउस्सान और चौथा जहान शाह। तो इन सब में युद्ध होता है और युद्ध के परिणाम स्वरूप जो विजयी होता है वो कौन होता है? जहांदर शाह होता है। जहांदर शाह विजयी होता है और ये अगला मुगल शासक बनता है। हालांकि इसका शासन लगभग 10 महीने के आसपास ही रहता है, 1712 से 1713 ईस्वी तक। तो जहांदर शाह भी क्या करता है? ये भी राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है, क्योंकि इनको पता था कि बिना राजपूतों को लेकर के जो है शासन करना आसान नहीं है। राजपूतों के साथ भी इसने क्या किया? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि इसने आमेर के राजा, आमेर जिसे वर्तमान में जयपुर कहा जाता है, आमेर के जो शासक थे जयसिंह, क्या नाम था उनका? जयसिंह। जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि दी जाती है? मिर्जा की उपाधि दी जाती है। और इसके साथ साथ जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया जाता है। जो मालवा क्षेत्र था, उस मालवा क्षेत्र का इनको क्या बनाया जाता है? सूबेदार बनाया जाता है। ठीक है। जयसिंह के आप देखेंगे कि जयसिंह जो था ये एक महान खगोल और विधिज्ञाता था। हालांकि जो जयपुर शहर है उसकी जो स्थापना है वो इन्हीं जो सवाई राजा जयसिंह के नाम से इनको जाना जाता है। इनका पूरा नाम जो है सवाई राजा जयसिंह, इन्होंने ही जो है जयपुर की स्थापना की थी। तो इन्होंने 5 शहरों में खगोल वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। वो 5 शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा मथुरा। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और चौथा क्या था? उज्जैन और 5वां वाराणसी। इन 5 शहरों में राजा जो आमेर के शासक थे जयसिंह थे, इन्होंने क्या किया था? इन 5 शहरों में वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। यहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछ भी लिया जाता है कि यहां पर जो है वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो कितने वेधशालाएं थी? 5। कहां कहां पे? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये तो आमेर के शासक थे। आमेर के शासक के साथ साथ दूसरे जो शासक थे मारवाड़ का जो शासक था उसका नाम था अजीत सिंह। मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम क्या था? अजीत सिंह। तो जो जहांदर शाह था इसने क्या किया कि राजा जो महाराज अजीत सिंह थे इनको महाराजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? महाराजा की उपाधि दी। महाराजा की उपाधि दी, उसके साथ साथ अजीत सिंह को गुजरात का शासक नियुक्त किया। गुजरात का शासक नियुक्त किया। ठीक है जी। इसके अलावा ये तो राजपूत थे। राजपूत के साथ साथ जहांदर शाह ने जाटों को भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जाट ने भी जो है इनका क्या किया था? उत्तराधिकार की लड़ाई में जो है इनका सहयोग किया था। तो इस वजह से देखेंगे जाट के रूप में चूड़ामण और बदन सिंह, ये जाट नेता थे। इन लोगों ने भरतपुर नाम के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो ये तो बात किसकी थी? जहांदर शाह की थी। जहांदर शाह को इन्हीं कारणों के कारण जो है जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहते हैं? जहांदर शाह को लंपट मूर्ख। नोट कर लीजिएगा इसको, कभी कभी परीक्षा में सवाल आपका यहां से बन जाता है कि उत्तर मुगल काल के किस शासक को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था? किसको? जहांदर शाह को। जो बहादुर शाह था इसको शाह वे खबर, बहादुर शाह जो था इसको शाहे वे खबर के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये राजकीय कार्यों में उलझा हुआ रहता था। तो शाहे वे खबर के नाम से ये इसको जो है उपाधि थी या उपनाम था किसका? बहादुर शाह का। और जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे तीसरा जो मुगल कालीन जो शासक आता है कौन आता है? फर्रुखसियर आता है। कौन आता है? फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर के बारे में बात करेंगे
ये तीसरे शासक थे। फर्रुखसियर को मुगल शासक बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो होता है सैयद बंधुओं का। किसका होता है? सैयद बंधु। सैयद बंधुओं की सहायता से जो है फर्रुखसियर क्या करता है, वो मुगलकालीन अगला शासक बनता है। ठीक है, 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक। अच्छा, कारण क्या था कि जो है फर्रुखसियर जो था ये इनकी सहायता सैयद बंधुओं ने की? क्योंकि जहादर शाह का जो भाई था, जहादर शाह के 3 भाई थे, आपको बताया गया, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह। तो जो इसका दूसरा भाई था अजीम उस शान ने सैयद बंधुओं को बिहार में एक महत्वपूर्ण पद प्रदान किया था। क्या किया था? एक महत्वपूर्ण पद प्रदान किया था। किसको? सैयद बंधुओं को। इसी वजह से जो है सैयद बंधु क्या करते हैं? फर्रुखसियर की सहायता करते हैं और जहादर शाह को अपदस्थ करके फर्रुखसियर को अगला मुगल शासक के रूप में स्थापित करते हैं। सैयद बंधुओं का भी मुगलकालीन भारत के इतिहास में, खासकर उत्तर मुगलकालीन भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल था। इनको किंग मेकर माना गया है। ये शासक राजा, इनको जो है राजा का निर्माता कहा गया है। तो अभी क्लास लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सैयद बंधुओं के बारे में। सैयद बंधु थे कौन, कहां से आए थे, इनका क्या काम था, है ना, कैसे जो है इन्होंने कितने राजाओं को मुगल शासक बनाया, इन्होंने किसका सहयोग किए। तो आगे क्लास के लास्ट में हम समझेंगे सैयद बंधु के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप जो है फर्रुखसियर सैयद बंधु की सहायता से क्या करता है? मुगल का अगला शासक बनता है। क्यों बनता है? कारण क्या था? कारण भी आपको बताया गया कि अजीम उस शान के द्वारा जो है सैयद बंधुओं को बिहार में एक महत्वपूर्ण पद पर रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सैयद बंधु जो है ये फर्रुखसियर की सहायता करते हैं और इनको मुगल शासक बनाते हैं। इसके बाद देखेंगे फर्रुखसियर ने जो अगला प्रमुख काम किया था वो था सिख विद्रोह की समाप्ति। सिख विद्रोह की समाप्ति, जहां पर जहादर शाह के शासन में और बहादुर शाह के शासन में जहां सिखों का आंदोलन चल रहा था, फर्रुखसियर का शासन आते आते क्या होता है कि जो सिख विद्रोह था इसकी समाप्ति हो जाती है। और समाप्ति कब होती है? जब बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है। बंदा बहादुर की दिल्ली में, कहां की जाती है? दिल्ली में, और सन होता है 1716 ईस्वी में। यहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई थी? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में, फर्रुखसियर के शासनकाल में दिल्ली में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या हो जाती है और यहीं से सिख विद्रोह की समाप्ति हो जाती है। तो सिख विद्रोह को समाप्त करने में फर्रुखसियर को सफलता प्राप्त होती है। फिर इसके बाद देखेंगे इसी समय जो है फर्रुखसियर जो होता है एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा होता है। तो उसी समय एक अंग्रेज सर्जन आता है जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। ठीक है, एक सर्जन आता है, उसका नाम क्या था? विलियम हैमिल्टन। ये एक अंग्रेज सर्जन था और इसने क्या किया कि फर्रुखसियर को जो खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था उससे इसको छुटकारा दिलाता है। बदले में फर्रुखसियर एक शाही फरमान जारी करता है 1717 ईस्वी में। कब करता है? 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी करता है और वो शाही फरमान क्या होता है? 3000 रुपए वार्षिक, 3000 रुपए वार्षिक लेकर के बंगाल में व्यापार करने का जो विशेषाधिकार है ये अंग्रेजों को दे देता है। कौन दे देता है? फर्रुखसियर। क्यों? क्योंकि विलियम हैमिल्टन जो कि एक अंग्रेजी सर्जन था, इसने इसको उस खतरनाक बीमारी से निजात दिलाई थी, छुटकारा दिलाया था। इसी वजह से फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी करता है और शाही फरमान के तहत 3000 रुपए वार्षिक में बंगाल में व्यापार करने के विशेषाधिकार को दे देता है। किसको? अंग्रेजों को।
फिर इसके बाद देखेंगे फर्रुखसियर के बाद, फारुखसियर के बाद में अगला कौन सा शासक आता है? मोहम्मद शाह। कौन आते हैं जी? मोहम्मद शाह। देखिए जो फर्रुखसियर जो था, इसको घृणित और कायर की उपाधि दी गई। किसकी दी गई है? घृणित कायर की उपाधि दी गई किसको? फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर के समय ही दो और छोटे छोटे, जब देखिए फर्रुखसियर की जो हत्या की जाती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? सैयद बंधुओं के द्वारा ही की जाती है। आप देखेंगे पूरे मुगल काल के इतिहास में यह पहला शासक था जब किसी अमीर के द्वारा किसी शासक की हत्या कर दी जाती है। स्टार्टिंग में तो फर्रुखसियर सही चल रहे थे, तो सैयद बंधु ने क्या किया? इनका सहयोग किया था। लेकिन उसके बाद में जब इन्होंने देखा कि जो है ये उनका ही, उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और सैयद बंधु को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो करते क्या है? वो फर्रुखसियर की हत्या करवा देते। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। पूरे मुगल काल के इतिहास में आप देखेंगे ये पहला मुगल सम्राट थे जिनकी हत्या किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा, अमीरों के द्वारा की जाती है। तो फर्रुखसियर के बाद में दो छोटे छोटे शासक आते हैं। पहला रफी-उद-जात। कौन आते हैं? रफी-उद-जात, या इन्हीं को रफी-उद-दरजात, कहीं कहीं आपको यह भी लिखा मिलेगा रफी-उद-दरजात। 28 फरवरी से लेकर के 4 जून तक, सन था 1719। इतने समय तक, हालांकि सबसे कम आप देखेंगे पूरे मुगल काल के इतिहास में ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था। कौन था? रफी-उद-दरजात। ठीक है, कब से कब तक? 28 फरवरी से लेकर के 4 जून तक। सन कौन सा था? 1719 ईस्वी, जब फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है सैयद बंधुओं के द्वारा। इसके बाद में फिर जो दूसरा शासक बनता है, इसकी मृत्यु हो जाती है क्षय रोग से। क्षय रोग समझते हैं ना, टीबी। क्षय रोग से रफी-उद-दरजात की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में एक और ऐसे ही छोटा शासक आता है, रफी-उद-दौला। कौन आते हैं? रफी-उद-दौला का शासन आता है 6 जून से लेकर के 18 सितंबर तक, 1719। रफी-उद-दौला भी आप देखेंगे ये सबसे कम जो शासन था किसका था? वो रफी-उद-दरजात का था। उसके बाद में फिर किसका था? रफी-उद-दौला का था। ये दोनों जो हैं ऐसे शासक थे जिनका बहुत कम समय तक शासन था मुगलों के समय में या मुगल काल में। इनकी भी जो मृत्यु हो जाती है, रफी-उद-दौला को आप देखेंगे, इनकी भी जो मृत्यु हो जाती है वो हैजा से होती है, के कारण जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर जो अगला शासक आता है वो मोहम्मद शाह आते हैं। कौन आते हैं? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी आगे आपको हम बता रहे हैं। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद शाह का जो शासन था वो कब से कब तक था? तो उसके बाद में फिर आप लोग क्या देखेंगे? मोहम्मद शाह का शासन कब से कब तक? 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो होता क्या है कि इसके बाद में फिर जो है फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है सैयद बंधुओं के द्वारा। फिर आपने देखा रफी-उद-दरजात और रफी-उद-दौला, ये दोनों जो है मुगल शासक बनते हैं। इसके बाद में फिर जो अगला शासक बनता है, कौन बनता है? मोहम्मद शाह बनता है। कौन बनता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो बचपन का नाम था वो रोशन अख्तर था। क्या नाम था? रोशन अख्तर। ये मोहम्मद शाह के बचपन का नाम था। मोहम्मद शाह के जो है, या जो रोशन अख्तर थे, ये भी इनकी सहायता करते हैं सैयद बंधु। सैयद बंधुओं की सहायता से भी जो मोहम्मद शाह है ये अगला मुगल शासक बनता है। हालांकि इसका जो जीवन था वो बहुत ही विलासतापूर्ण जीवन था, मदमस्त तरीके से था ये। इसी वजह से इसको रंगीला की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे इसी मोहम्मद शाह के शासन के समय ही जो है निजामुल मुल्क, जो कि एक तुरानी था, निजामुल मुल्क, जो कि क्या था? ये एक तुरानी। ये तुरानी क्या होते थे? ये गुट थे।
अभी आगे हम जब सैयद बंधु पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि जो मुगल काल का जो शासन था उसमें गुट थे, 4 गुट थे। कितने गुट थे? 4। अभी चर्चा कर रहे हैं उसकी आगे हम। तो निजामुल मुल्क, इसी को चिनकिलिच खां के नाम से भी जाना जाता है, जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी। ठीक है, तो निजामुल मुल्क ने जो है क्या किया कि सैयद बंधुओं के खिलाफ, किसके खिलाफ? सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया। क्यों किया था? क्योंकि जो सैयद बंधु थे ये हिंदुस्तानी गुट के थे ये, जबकि ये जो निजामुल मुल्क था चिनकिलिच खां ये तुरानी था। इस वजह से इसने क्या किया? सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि वो इस षड्यंत्र में सफल भी होता है और 1722 ईस्वी में होता क्या है? सैयद बंधुओं की हत्या कर दी जाती है। इसी समय, क्योंकि मोहम्मद शाह का कोई कठोर शासन तो था नहीं, विलासतापूर्ण जीवन था, इसी का फायदा उठा करके जो है, जो आसपास के जो क्षेत्र थे वहां के जो सूबेदार थे वो अपने आप को मुगल एम्पायर से स्वतंत्र करना चाह रहे थे। और इसी वजह से देखेंगे कि भारत में कई सारे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो जाती, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, ये सब स्वतंत्र प्रांत के रूप में जो है उभर करके सामने आते हैं, इनकी स्थापना कर दी जाती है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण था, आप देखेंगे कि मुहम्मद शाह के शासनकाल में ही भारत पे विदेशी आक्रमण होता है, विदेशी हमला होता है। विदेशी जो आक्रमण होता है वो एक करता कौन है? ईरानी शासक, फारस का था, उसका नाम था नादिर शाह। 1739 ईस्वी में शासन किसका था? उस समय मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था मुगल एम्पायर में। ठीक है, तो नादिर शाह 1739 ईस्वी में क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है और जो लड़ाई लड़ी जाती है मुगल की सेना के बीच में और नादिर शाह के बीच में, उसको करनाल युद्ध के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ करनाल। आप देखेंगे कि जितने भी शासक जो विदेशी शासक जब भारत की ओर बढ़ते हैं उनका टारगेट होता था दिल्ली, क्योंकि दिल्ली सेंटर में था, दिल्ली राजधानी होती थी। तो राज्य पर अधिकार करने के लिए राजधानी पर अधिकार करना, सबसे पहले राजधानी पर ही अधिकार करना जरूरी था। इसी वजह से जितने भी शासक विदेशी आक्रमण होते हैं उनको रोकने के लिए दिल्ली के आगे हरियाणा में आप देखेंगे कि दिल्ली तक पहुंच जाएंगे तो उनका अधिकार ही हो जाएगा। उनको रोकने के लिए आप देखेंगे चाहे वो पानीपत का हो या फिर क्या कहते हैं करनाल का युद्ध हो, क्योंकि वो हरियाणा का मैदानी क्षेत्र होता था। सोनीपत, पानीपत, ठीक है जी, कुरुक्षेत्र, ये सारे बैटल एरिया थे, युद्ध के क्षेत्र थे। अच्छा, कारण क्या था? वहां पे जनसंख्या कम होती थी। जनसंख्या कम वाले क्षेत्र युद्ध क्षेत्र के लिए जो है एक प्रकार से एक जो है बढ़िया क्षेत्र होता था। और दूसरा क्या था? यमुना नदी का मैदानी इलाका था वो। ठीक है, तो करनाल का युद्ध होता है 1739 ईस्वी में। नादिर शाह आक्रमण करता है। इसमें होता क्या है कि मुगल सेना पराजित होती है। क्या होती है? मुगल सेना पराजित होती है और नादिर शाह जो है ये दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली में जो धन संपदा जो होता है उन सबको लूट करके कहां लेकर जाता है? मतलब भारत से जो भी धन संपदा थी उन सबको लूट करके जो है ईरान लेकर के चला जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख जो था आपका वो था मयूर सिंहासन। क्या था जी? मयूर सिंहासन, जिसी को तख्त-ए-ताउस के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसी मयूर सिंहासन में आप देखेंगे कि विश्व का सबसे जो महंगा हीरा था कोहिनूर हीरा, वो इसमें जड़ा हुआ था। इसके साथ साथ वो कोहिनूर हीरा को भी भारत से लेकर के जाता है। कौन जाता है? नादिर शाह। नादिर शाह के बाद आप देखेंगे कि एक और विदेशी आक्रमण होता है। इसके बाद में फिर जो है कौन आता है? अहमद शाह। 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक अहमद शाह के शासनकाल में ही देखेंगे, क्योंकि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद शाह के बाद में अहमद शाह जो है ये अगला मुगल शासक बनता है। अहमद शाह जो मुगल शासक बनता है, इसके समय
क्योंकि ये मोहम्मद शाह का बेटा था। किसका बेटा था? मोहम्मद शाह का ही बेटा था। कौन? अहमद शाह। तो जब ये शासक बनता है तो अहमद शाह के शासनकाल में ही जो है नादिर शाह का जो उत्तराधिकारी बनता है, कौन? अहमद अब्दाली। अहमद अब्दाली वो भारत पर आक्रमण कर देता है। कंफ्यूज मत होइएगा अहमद शाह अहमद अब्दाली में। अहमद शाह ये मुगल शासक था और अहमद जो अब्दाली था ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो अहमद शाह के शासनकाल में होता क्या है, भारत में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है 1748 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे कि अहमद शाह के शासन के समय जो है जो मुगल काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी छिन्न भिन्न हो चुकी थी। वेतन ना मिलने से सैनिकों में विद्रोह व्याप्त हो गया था और दूसरा जो प्रमुख कारण था वो विदेशी आक्रमण भी इनके शासनकाल में शुरू हो गया था। इसी वजह से देखेंगे कि मराठों के सहयोग से जो है फिर अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया जाता है, उसके पद से हटा दिया जाता है। तो अगला जो शासन आता है वो आलमगीर द्वितीय का आता है 1754 से लेकर के 1759 ईस्वी तक। आलमगीर जो द्वितीय था इसके शासनकाल में जो सबसे प्रमुख घटना घटी थी वो था प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। आप देखेंगे जो प्लासी का युद्ध जो घटना घटित हुई थी, ये जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेज और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला। अंग्रेज और जो बंगाल का नवाब था उसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। उनके बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है और परिणाम स्वरूप अंग्रेज इस युद्ध में विजयी होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आपके जो है शासक आएंगे, कौन आएंगे? शाह आलम सेकंड 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक। इसमें जो सबसे प्रमुख घटना घटती है वो पहला तो बक्सर ऑफ 1761 ईस्वी में हम पढ़ेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध, और दूसरा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। यहां से सवाल भी पूछा जाता है कि पानीपत के जब तृतीय युद्ध लड़ा गया था उस समय जो मुगल शासक कौन था, या जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय मुगल शासक कौन था, किसका शासन था? तो शासन किसका था? शाह आलम द्वितीय का था। शाह आलम प्रथम कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह को शाह आलम प्रथम की उपाधि दी गई थी। तो आप देखेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है जो तृतीय युद्ध होता है ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। परिणाम स्वरूप अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है और मराठों की हार होती है। इसी में सदाशिव भाव जो थे उनकी हत्या हो जाती है। फिर इसके बाद देखेंगे अकबर द्वितीय का शासन आएगा 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक। यहां पे देखेंगे 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। हालांकि अभी हम इस युद्ध की चर्चा यहां नहीं करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो जितने भी बैटल हुए हैं उन सब युद्धों की विस्तृत रूप से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अकबर सेकंड 1806 से 1837 ईस्वी तक आप देखेंगे अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला जो पहला मुगल सम्राट था वो कौन था? अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय के बाद में फिर बहादुर शाह द्वितीय आता है 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। ये मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम सम्राट था। यही से जो है सम्राट का पतन हो जाता है। 1857 में क्रांति में भाग लेने की वजह से आप देखेंगे कि बहादुर शाह को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और इसे म्यांमार के रंगून जेल में भेज दिया जाता है और वहीं पर 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका एक खाका रहा उत्तर मुगल कालीन शासक के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद अगली क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत में, हालांकि हमने कल ही बताया था कि जो है अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों के बारे में, लेकिन ये पूरा क्योंकि आपका कंप्लीट नहीं हुआ था इस वजह से जो है हम आज जो है क्योंकि समय भी कम है तो इस वजह से यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम शुरुआत नहीं कर पाएंगे। कल का जो क्लास होगा उसमें पहले ये हेडिंग यही होगी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको आज बेहतर तरीके से समझ में आए होंगी कल की अपेक्षा में। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर जो है करिए, कमेंट भी करिए, जिससे हमको पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अपनी क्लास को आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू।